हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उन खास बातों पर भी गौर करेंगे जो एसएससी और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम संविधान बनने के सफर को देखेंगे। फिर तो सबसे पहले आइए उस रास्ते पर चलते हैं जिसने हमारे संविधान के बनने की नींव रखी। ये कोई एक दिन में हुआ काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों का लंबा संघर्ष और कई सपने जुड़े हुए थे। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1934 से, जब एमएन रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का आइडिया सामने रखा। फिर कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बनाया और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भी दबाव में आई। आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ संविधान बनाने का मंच सच में तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। शुरू में अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे थे, मतलब आप अपना शासन चलाइए लेकिन रहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के ही अधीन। पर 1929 के लाहौर सेशन के बाद से ही हमारा लक्ष्य साफ था। हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी। तो ठीक है, प्लान तो मान लिया गया, पर अब सवाल ये था कि ये इतना बड़ा काम करेगा कौन? चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्हें हम अपने राष्ट्र के वास्तुकार कह सकते हैं, हमारी संविधान सभा। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से शुरुआत में कुल 389 सदस्य होने थे। इनमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देसी रियासतों दोनों जगहों से लोग शामिल थे। फिर हुए चुनाव और देखिए नतीजे क्या रहे। कांग्रेस पार्टी को 208 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इस नतीजे ने आगे की राजनीति की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, देश का बंटवारा हुआ। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी और इसका असर इस सभा पर भी पड़ा। जो इलाके पाकिस्तान में चले गए, वहां के प्रतिनिधि सभा से अलग हो गए और सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। जरा उस दिन को सोचिए, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया, लेकिन 211 सदस्य मौजूद थे और काम शुरू हो गया। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। अब इतना बड़ा काम था तो जाहिर है इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ा। कई समितियां बनी, लेकिन ये 4 सबसे खास थीं और इनकी कमान स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं के हाथ में थी, खासकर प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी प्रस्तावना की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे संविधान का सार है, उसका दर्शन है, और इसका आधार था जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। इसकी शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि इस संविधान को बनाने और इसे शक्ति देने वाले खुद भारत के लोग हैं। सारी ताकत जनता में ही है। पहला और सबसे जरूरी शब्द है संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब किसी के अधीन नहीं है। हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। हम अपने मालिक खुद हैं। फिर आता है शब्द समाजवादी। हाँ, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। इसका लक्ष्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां अमीर गरीब का भेद कम हो और सबको बराबरी का मौका मिले। और फिर है पंथ निरपेक्ष, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसका मतलब है कि सरकार का, यानी राज्य का, अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सब कुछ खुद से नहीं सोचा। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 संविधानों को पढ़ा, परखा और जहां से भी जो अच्छी बात मिली उसे भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालकर अपना लिया। जैसे कि ब्रिटेन से हमने संसदीय सिस्टम लिया क्योंकि हम उसके आदी थे, तो वहीं अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया, आयरलैंड से नीति निदेशक सिद्धांत लिए और कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। ये एक तरह से दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का संगम है। और ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा जो मूल संविधान है वो प्रिंटेड नहीं है। उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम के एक कैलीग्राफर ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था।
और जब उनसे पूछा गया कि वो इस काम के लिए क्या लेंगे, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरा और मेरे दादाजी का नाम। ये दिखाता है कि इस काम में कितनी श्रद्धा और लगन शामिल थी। तो इस पूरे काम में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। बहुत बहस हुई, एक एक शब्द पर विचार हुआ, और उस समय इस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया था। जरा इस नंबर को देखिए, 565 से भी ज्यादा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये संख्या थी हमारे उपमहाद्वीप में मौजूद छोटी बड़ी रियासतों की। हर रियासत का अपना राजा, अपनी सरकार। तो सोचिए कितना बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। भारत का भविष्य आखिर होगा क्या? इन सारी रियासतों के पास भारत की करीब करीब आधी जमीन थी और लगभग 1/4 आबादी। मतलब एक पल को कल्पना कीजिए कि आज का भारत लगभग आधा होता। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसका सामना हमारे उस वक्त के नेताओं को करना था, और इसके बिना एक मजबूत एकीकृत भारत का सपना सपना ही रह जाता। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम 1947 के उस चुनौती से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इन रियासतों को एक किया गया, और फिर संविधान के उस हिस्से पर आएंगे जिसने इस नए भारत को कानूनी शक्ल दी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1947। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ी उलझी हुई चुनौती छोड़ दी, खासतौर पर इन रियासतों के लिए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इन 565 से ज्यादा रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक अलग आज़ाद देश बनकर रहो। अब इस एक कानून ने भारत की एकता के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। और इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए 2 शख्सियतें सामने आई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन। सरदार पटेल, जिन्हें हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, उन्होंने जिस काम को कर दिखाया वो वाकई आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ ग्वालियर और बीकानेर जैसी रियासतें थीं जो खुशी खुशी भारत में शामिल हो गईं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जैसे राज्य थे जहां हालात बहुत पेचीदा थे। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए तो ऑपरेशन पोलो नाम की सैन्य कार्रवाई तक करनी पड़ी। ये सरदार पटेल की कूटनीति, उनकी दृढ़ता और जहां जरूरी था वहां सख्त एक्शन लेने का ही नतीजा था कि 1950 तक ये नामुमकिन सा लगने वाला काम पूरा हो गया। भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो ठीक है, नक्शा तो बन गया, लेकिन नक्शा तो आखिर कागज पर लकीरें ही होती हैं, है ना? इस नए एक हुए भारत को एक ऐसे कानूनी बंधन में कैसे बांधा गया जो कभी टूट ना सके? और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। तो चलिए सीधे चलते हैं संविधान के पार्ट 1 पर, जिसका टाइटल है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। और यही वो कानूनी बुनियाद है जो ये तय करती है कि भारत क्या है और उसका इलाका क्या क्या है। जो लोग एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बल्कि राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि भारत अलग अलग राज्यों के बीच किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत एक है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्यों को बस प्रशासन की सुविधा के लिए बनाया गया है और किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए इन 4 आर्टिकल्स को एक मजेदार तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 1 ये भारत की पहचान है जो कहता है भारत एक है पर राज्यों वाला। अब आते हैं आर्टिकल 2 पर। इसे ऐसे सोचिए जैसे भारत कह रहा है, दरवाजा खोलो, कोई जुड़ना चाहता है। मतलब ये संसद को ताकत देता है कि वो किसी भी बाहरी इलाके को भारत में शामिल कर सके। फिर है आर्टिकल 3। इसकी ट्रिक है नक्शा बदलो, संसद के पास चाबी है। यानी संसद देश के अंदर ही किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है या कोई नया राज्य बना सकती है। और आखिर में आर्टिकल 4 जो बस ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब सिस्टम बदला, संविधान नहीं। ये ट्रिक्स एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आ सकती हैं। अच्छा, तो आर्टिकल 1 ये तो बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि भारत के क्षेत्र में आखिर आता क्या क्या है। आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत के क्षेत्र में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहला, हमारे राज्यों के इलाके,
जो अभी 28 हैं। दूसरा, हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो अभी 8 हैं। और तीसरा, ऐसे इलाके जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी हासिल कर सकती है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले आज के बारे में ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोच रहे थे। अब संविधान में एक और बहुत दिलचस्प चीज है, अनुसूचियां, जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। आप इन्हें संविधान की एक्स्ट्रा डिटेल्स वाली डायरी समझ सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने मेन आर्टिकल्स को बिल्कुल साफ और सिंपल रखा और जो भी लंबी चौड़ी लिस्ट या जानकारी थी उसे इन शेड्यूल्स में डाल दिया। तो अगर आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो मन में यह सवाल उठता है कि भाई इस संघ में कौन कौन से राज्य और इलाके हैं, इनकी पूरी लिस्ट कहाँ मिलेगी? इसका जवाब है पहली अनुसूची में। पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल एक ऑफिशियल लिस्ट है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके इलाकों की पूरी जानकारी दी गई है। तो जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा में कोई बदलाव होता है, तो संसद को सिर्फ आर्टिकल 3 के तहत कानून ही नहीं बनाना पड़ता, बल्कि इस फर्स्ट शेड्यूल में भी बदलाव करना पड़ता है। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के नजरिए से तैयार किए गए इस विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के 3 सबसे अहम, सबसे बुनियादी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की, यानी उसकी अनुसूचियों की। तो सवाल उठता है कि ये शेड्यूल या अनुसूची आखिर होती क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये हमारे संविधान में दी गई कुछ खास लिस्ट्स या टेबल्स हैं। मतलब इनमें वो सारी एडिशनल जानकारी होती है जो आर्टिकल्स में नहीं डाली गई। ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो हमारे मेन आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे और कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये संविधान के अपेंडिसेस हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। जब हमारा संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसे जैसे देश बदला, नई ज़रूरतें सामने आईं, तो संविधान में संशोधन करके, यानी अमेंडमेंट्स के जरिए 4 और अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई। अच्छा, अब ये 12 की 12 अनुसूचियां याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इसे याद करने का एक बहुत ही मज़ेदार तरीका है, एक ट्रिक। बस एक कहानी याद रखनी है, एक पॉलिटिशियन के करियर की कहानी। चलिए देखते हैं कैसे। और देखिए, कहानी आगे बढ़ती है। ऑफिशियल भाषाएं, जमीन से जुड़े कानून, फिर पार्टी के प्रति वफादारी यानी दल बदल विरोधी कानून, और आखिर में जमीनी स्तर पर काम यानी ग्रामीण और शहरी लोकल गवर्नेंस, पंचायत और नगर पालिका। है ना कमाल की ट्रिक? इस एक कहानी से सारी अनुसूचियां याद हो जाएंगी। तो ये तो बात हुई संविधान की बनावट की। अब आते हैं इसके दूसरे अहम पिलर पर, भारत का क्षेत्र। हमने देखा कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, पर सवाल ये है कि ये राज्य बने कैसे? आजाद भारत का नक्शा आखिर खींचा कैसे गया? देखिए, आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि राज्यों को किस आधार पर बनाया जाए। सबसे पहले धर कमीशन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से राज्य बनाओ, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। खासकर दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बहुत जोरदार मांग उठ रही थी। इस पूरी बहस के बीच सरकार ने कई कदम उठाए। पहले धर कमीशन बनाया गया, फिर जब उसका विरोध हुआ तो फजल अली कमीशन बना, और इसी फजल अली कमीशन की सिफारिशों को मानते हुए 1956 में ऐतिहासिक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने समझिए कि भारत का नक्शा ही बदल दिया। जो पुरानी A, B, C, D कैटेगरी वाले राज्य थे उन्हें खत्म कर दिया गया और उनकी जगह भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये जो नंबर है 14 और 6, ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। 1956 के बाद भी भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा है। 1960 में बॉम्बे राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात बने, तो हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ये दिखाता है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो स्थिर नहीं हैं, बल्कि देश की ज़रूरतों के हिसाब से बदलती रही हैं। तो हमने संविधान की संरचना देख ली, उसका क्षेत्र भी समझ लिया। अब आता है तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन हैं? मतलब भारत का नागरिक कौन है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, आर्टिकल्स 5 से 11 के बीच। ये आर्टिकल्स बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तब किसे भारत का नागरिक माना गया
और भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियम कानून कैसे बनाए जाएंगे? इसमें एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नियम है, और वो है आर्टिकल 9 में। ये साफ साफ कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाएगी। और इसी बात को सिटीजनशिप एक्ट 1955 और ज्यादा विस्तार से बताता है। इसके मुताबिक 3 तरीकों से किसी की भारतीय नागरिकता जा सकती है। पहला, अगर वो खुद छोड़ दे। दूसरा, अगर वो किसी और देश की नागरिकता ले ले। और तीसरा, अगर सरकार उसकी नागरिकता छीन ले, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह के मामले में। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो आर्टिकल 11 में कही गई है। वो ये कि नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की पूरी और अकेली शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास है। इसी वजह से समय समय पर जरूरत के हिसाब से नागरिकता कानूनों में बदलाव भी होते रहे हैं। तो ये थी हमारे संविधान के 3 बुनियादी स्तंभों की यात्रा।